आर्म्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास के जो बोर्ड से स्क्रैप किए गए जो चैप्टर हैं उनके बाद जो बचते हैं जो चैप्टर उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पेज नंबर 93 पे प्रश्न संख्या 93 पे एक चैप्टर है 11th चैप्टर आधुनिक भारतीय मूर्तिकला। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का प्रारंभ 19वीं शताब्दी से माना जाता है, जो कि तत्कालीन समय में हुए परिवर्तनों का परिणाम था। इस समय भारतीय पुनर्जागरण के कलाकारों में आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के मार्ग को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जिस प्रकार आधुनिक भारतीय चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय अवंद्रीनाथ टैगोर को दिया जाता है, उसी प्रकार आधुनिक भारतीय मूर्तिकला को प्रारंभ करने का श्रेय रामकिंकर बेज को दिया जाता है। अंडरलाइन करो इसको। रामकिंकर बेज को आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक भी कहा जाता है। ये अनेक प्रवर्ती मूर्तिकारों के प्रेरणा स्रोत हैं। 18वीं शताब्दी में भारतीय मूर्तिकला निष्प्राण होती जा रही थी। इसी समय भारतीय मूर्तिकला को ब्रिटिश संरक्षण व प्रोत्साहन नहीं मिला, जबकि इस समय ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव बढ़ चुका था। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न स्थानों पर कला विद्यालयों की स्थापना की। इन कला विद्यालयों में कला के क्षेत्र में यूरोपीय पद्धति को बढ़ावा दिया जाता था। इस समय के मूर्ति शिल्पों में पश्चात प्रभाव जैसे यथार्थवाद, धनवाद, भविष्यवाद, अभिव्यंजनवाद आदि का समावेश दिखाई देता है। 19वीं सदी के अंत तक स्वदेशी आंदोलन के कारण स्वदेशी कला के पुनर्जागरण की ओर कलाकारों का ध्यान आकर्षित हुआ। इस समय कलकत्ता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल ईवी हेवल व अविंद्रनाथ ठाकुर ने भारतीय कलाओं की विशेषताओं को विकसित करने का प्रयास किया। इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप कलकत्ता में इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट की स्थापना हुई। इस समय के मूर्तिकारों में रोहित 1868 टू 1895, फणींद्रनाथ बोस 1888 से 1926, हरिनंदे राय चौधरी 1884 से 1862, देवी प्रसाद राय चौधरी 1899 से 1975 आदि प्रमुख हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से विदेशी मूर्ति शिल्पों का आकर्षण संपन्न देशों में अत्यधिक था। इस वर्ग के लोग अपने घरों में विदेशी मूर्ति शिल्पों की सजावट करके अपनी संपन्नता का प्रदर्शन करने में गौरव महसूस करते थे। इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में यूरोपीय शैली से हटकर मूर्ति शिल्पों में भारतीय तत्वों का समावेश करने का साहस देवी प्रसाद राय चौधरी ने किया। रामकिंकर बेज ने आधुनिक भारतीय मूर्तिकला में नए आयामों की स्थापना कर इसे और अधिक सुदृढ़ता व समृद्धि प्रदान की। इन्होंने अपने मूर्ति शिल्पों द्वारा जन साधारण को गौरवान्वित किया। इनके मूर्ति शिल्पों में विषय वस्तु व बाह्य परिवेश में अटूट संबंध व समन्वय दिखाई देता है। इन मूर्ति शिल्पों में यथार्थवाद, धनवाद व अति यथार्थवाद प्रतिबिंबित होता है। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला को और आगे गति प्रदान करने में देवी प्रसाद राय चौधरी व रामकिंकर बेज के शिष्यों का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें धनराज भगत, पी वी जानकीराम, रजनीकांत पंचाल, ए एम डाबरीवाला व राघव कनेरिया आदि प्रमुख हैं। बंगाल के मूर्तिकारों ने न केवल अपने निजी शैली को विकसित किया, बल्कि उन्होंने अपने मूर्ति शिल्पों में परंपरागत व आधारभूत तत्वों तथा दर्शन में पाश्चात्य कला शैली व उसके तत्वों को संबोधित किया। इससे भारतीय मूर्तिकला आधुनिक प्रवृत्तियों व विविधता की दृष्टि से काफी सुदृढ़ समृद्ध हुई। इन मूर्तिकारों में सुधीर रंजन खस्तगीर 1907 से 1974, प्रदोष दास गुप्ता 1912 से 1991, चिंतामणि कार 1915 से 2005, संखों चौधरी 1916 से 2006 तक, सोमनाथ होर 1921 से 2006, मीरा मुखर्जी 1923 से 1998 आदि प्रमुख हैं।
चिंतामणिकर के मूर्ति शिल्पों में वर्तमान, भविष्य व भूत का समावेश एक साथ देखा जा सकता है। शंखो चौधरी के मूर्ति शिल्पों में लोक एवं आदिवासी कला का समन्वय दृष्टिगत होता है। सोमनाथ हौर ने युद्ध एवं अकाल की विभीषिका के मार्मिक भावों को अपने मूर्ति शिल्पों में प्रभावी रूप से अभिव्यक्त किया है। आजादी से पहले व बाद के कुछ दशकों एवं पोर्ट्रेट और यथार्थता पर मूर्ति शिल्प बने। समय के साथ साथ मूर्ति कला भी नवाचारों के पथ पर बढ़ती चली गई तथा विभिन्न प्रकार के अमूर्त एवं विरूपित मूर्ति शिल्पों का तक्षण हुआ। यात्रा के इस सोपान में उषा रानी हुजा 1923 से 2013, सरवई राय चौधरी 1933 से 2012, विपिन गोस्वामी 1934, शंकर घोष 1934, दिलीप सरहर 1944, मणिक तालुकदार 1944 आदि ने पश्चिम शैली से अलग नए आयामों को समावेशित करके भारतीय शैली को समृद्ध किया। 40 के दशक में भारतीय मूर्तिकला पाश्चात्य दासता से मुक्त होकर कला के उन्मुक्त गगन में नई ऊंचाइयों को छूने लगी। प्रवर्ती मूर्तिकारों के मूर्ति शिल्पों में शैली, विषय व माध्यम के दृष्टिकोण से नूतन प्रवृत्तियों का समन्वय स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन्होंने मूर्ति शिल्पों के निर्माण में माध्यम व विषय वस्तु की दृष्टि से अपना दायरा काफी विस्तृत कर लिया। ये मूर्तिकार मूर्ति शिल्पों की रचना के प्रस्तर जैसे संगमरमर, ग्रेनाइट आदि धातु जैसे कांस्य, स्टील आदि लकड़ी, प्लास्टिक, फाइबर, रेसे, ग्लास, चमड़ा, अनुपयोगी वस्तुओं, मोम, पेपरमेसी आदि माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं। इन मूर्तिकारों ने बसंत के शर्मा, रजत घोष, ओम प्रकाश खेर, ध्रुव मिस्त्री, विवान सुंदरम, राजेंद्र मिश्रा 1950, अशोक गौड़ 1965, ज्ञान सिंह 1960, अंकित पटेल 1957, सीपी चौधरी 1951, भूपेश कावड़िया 1969 आदि प्रमुख है, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और कुशलता से अपने मूर्ति शिल्पों में नवीन आयामों की स्थापना की है। मूर्ति शिल्प के क्षेत्र में सतत रूप से होते परिवर्तनों का ही परिणाम है कि आज के मूर्ति शिल्पों के स्वरूप में काफी भिन्नता दिखाई देखने को मिलती है, जिसमें मूर्तिकारों ने निजस्व व नवीनता को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। आधुनिक मूर्तिकला की प्रमुख विशेषताएं हैं परंपरावादी बंधन से मुक्त, परंपरा के विकासवादी स्वरूप का मूर्तन, विषय, माध्यम व अभिव्यक्ति में स्वतंत्रता, सरलीकृत स्वरूप का विकास, स्वतंत्र मूर्ति शिल्पों का मूर्तन, वैश्विक दृष्टिकोण का विकास, वैश्विक कला सिद्धांतों का समन्वय। अब इसके उद्भव और विकास के बारे में बताया है। कहने का तात्पर्य यह है कि आधुनिक मूर्तिकला या मूर्ति शिल्प और मूर्तिकला एक ही चीज है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप आधुनिक मूर्तिकला के बारे में बात करते हैं तो इसका तात्पर्य जो हमने पढ़ा, इसमें अध्ययन किया, उससे निष्कर्ष ये निकलता है कि पहले जो मूर्तियां बनाई जाती थी वो परंपरागत स्तर की होती थी। परंपरागत स्तर क्या होता है? स्थानीय लोग, जैसे ग्रामीण अंचल को ज्यादा दिखाया गया है, वहां की प्रकृति, पर्यावरण और वहां के जन सामान्य या संस्कृति के बारे में ज्यादा मूर्तियों में ज्यादा वर्णन किया गया। अब आधुनिक मूर्तिकार हैं, वो किन के संपर्क में आए? पाश्चात्य लोगों के। पाश्चात्य कौन? जैसे नवीनता लिए हुए, और एग्जाम्पल जैसे पश्चिमी देशों के लोगों के संपर्क में आए, तो उन्होंने क्या किया? परंपरागत चीजों को छोड़ा, यानी ग्रामीण अंचल का या जानवरों का या वहां की संस्कृति का उल्लेख करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि संस्कृति को अपनाया। पश्चिम देशों के कलाकार, जैसे फॉरेन कंट्रीज के जो लोग थे, उनकी मूर्तियों को एक मूर्त रूप दिया। जैसे आप उदाहरण के तौर पे समझे, एक मूर्तिकार ने एक ऐसी मूर्ति बनाई जो रासलीला से संबंधित है, कृष्ण और राधा की रासलीला से संबंधित है।
पैरोटिक लोग वो कौन से, जैसे उन्होंने पोर्ट्रेट बनाए, कई बार ऐसा आता है आप देखते हो कि पोर्ट्रेट बनाया हुआ है, पोर्ट्रेट मतलब तस्वीर बनाई हुई है। अब उस तस्वीर में किसका अंकन किया गया, जैसे फॉरेन में फॉर एग्जाम्पल स्टेचू ऑफ लिबर्टी है ना, तो स्टेचू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति भी किन कलाकारों ने बनाई, यहाँ के कलाकारों ने उन मूर्तियों को देख के नई नई मूर्तियों को इजाद करना प्रारंभ कर दिया। ये इसी की बात कर रहे हैं। अब इसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी बताइए। फॉर एग्जाम्पल जैसे परंपरावादी बंधन से मुक्त, इनकी विशेषताएं क्या थी, आधुनिक मूर्तिकारों की परंपरावादी बंधन से मुक्त। जैसे पुरानी मूर्तियों में क्या था कि कुछ बंधन थे, कुछ टर्म्स कंडीशन थी, बाउंडेशन थे कि आपको इस तरह की मूर्ति बनानी है। लेकिन आधुनिक मूर्तिकारों ने क्या किया, उन बंधनों से मुक्त होकर नई मूर्तियों को इजाद कर दिया। दूसरा क्या है, परंपरा के विकासवादी स्वरूप का मूर्तन। जैसे प्राचीन समय से चली आ रही ऐसी मूर्तियां थी, अब उन्होंने क्या किया, नई नई मूर्तियां बनाना प्रारंभ कर दिया। नंबर 3, विषय, माध्यम व अभिव्यक्ति में स्वतंत्रता। पहले क्या था, स्वतंत्रता नहीं थी मूर्तिकारों को, जो राजा कहते थे कि आपको इस तरह की मूर्ति बनानी है, इससे अलग हटके मत बनाना, ठीक है। अब नए जो आधुनिक कलाकार थे, मूर्तिकार थे, उन्होंने क्या किया कि नई नई मूर्तियां बनाना प्रारंभ किया, जिसमें उन्होंने विषय बदल दिए। विषय कैसे बदल दिए, आखेट के चित्र थे, जैसे शिकार के चित्र थे, तो शिकार के चित्र के बजाय नए चित्र लेके आए, नई मूर्तियों को लेके आए। फिर है सरलीकृत स्वरूप का विकास। अब उन्होंने मूर्तियां बनाना अलग अलग तरीकों से शुरू तो कर दिया, लेकिन ज्यादा कलिष्टता नहीं रखी। कलिष्टता मतलब हार्ड तरीके को नहीं रखा, उन्होंने सरल तरीका अपनाया कि जल्दी से मूर्ति बने, ऐसा एक तरीका निकाल लिया। फिर क्या कह रहा है, स्वतंत्र मूर्ति शिल्पों का मूर्तन। अब वो कलाकार क्या थे, उन्मुक्त थे, स्वतंत्र थे, तो उन्होंने उनके दिमाग में जो चीजें आई ना, उन चीजों को ही बनाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। ये नहीं कि पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं, ट्रेडिशन की मूर्तियों को बना रहे हैं, नई मूर्तियों को बनाना भी प्रारंभ किया। वैश्विक दृष्टिकोण का विकास। वैश्विक आप समझते हो अच्छी तरह से, ग्लोबलाइजेशन, एक देश दूसरे देश से अपने व्यापारिक समझौतों को बढ़ाने का प्रयास करता है और नए व्यापारिक समझौते करता है, जिसको हम इंग्लिश में एमओयू कहते हैं। सिग्नेचर होते हैं ना एमओयू, कि ये एक नया रक्षा सौदा हुआ, इसके तहत इतनी पनडुब्बियां आएंगी, इस व्यापार को इतना फायदा होगा। ये सब क्या है, ग्लोबलाइजेशन ही तो है। और ग्लोबलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है, वैश्वीकरण, जिसको हम हिंदी में वैश्वीकरण कहते हैं। इसने यही कहा है, वैश्विक दृष्टिकोण का विकास। उन्होंने कहा आप मूर्तियां बनाइए और हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कीजिए, इंपोर्ट कीजिए, हम आपको इतना पैसा देंगे। इसलिए क्या है, नई आधुनिक तौर तरीकों का इस्तेमाल होना प्रारंभ हुआ। वैश्विक कला सिद्धांतों का समन्वय। वैश्विक कला सिद्धांतों का समन्वय कैसे हुआ, यहाँ के कलाकारों ने फॉरेन कंट्रीज के कलाकारों के साथ संपर्क किया और कहा कि आप अपनी कला दिखाइए, हम अपनी कला दिखाएंगे, एक नई नवीनता का प्रादुर्भाव होगा। इस तरह की इनकी विशेषताएं थी। फिर है राम किंकर बेस, 1906 to 1980। राम किंकर बेज ने नवीन कला आंदोलन की गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनका जन्म, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेगा देखना, इनका जन्म पश्चिमी बंगाल के बांकुरा में 26 मई 1906 को आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े परिवार में हुआ था। इन्होंने शांति निकेतन से कला में डिप्लोमा प्राप्त किया तथा शिक्षा ग्रहण करके स्वतंत्र रूप से अपनी कला साधना में लग गए। यहीं पर उन्होंने अपना समय कला को समर्पित किया और शिल्प कला विकास के विभागाध्यक्ष भी रहे। इनकी कला शैली में निज शैली के नए प्रतिमानों की स्थापना हुई। इन्होंने विभिन्न माध्यमों जैसे मिट्टी, प्रस्तर, कंक्रीट, कांस्य आदि में मूर्ति शिल्पों की रचना की। इनके प्रमुख विषय भारतीय तथा जन सामान्य से प्रभावित रहे। इनकी कला शैली पर लोक कला जैसी सरलता, सहजता व ज्योमिति का
समन्वय स्पष्टतः दिखाई देता है। इनके मूर्ति शिल्पों में संथाल परिवार, मिसकॉल मीलकॉल, महात्मा बुद्ध, मिथुन, सुजाता व रविंद्रनाथ टैगोर का आवक्स पोर्ट्रेट आदि प्रमुख हैं। ये प्रमुख भारतीय मूर्तिकार हैं जिन्होंने सीमेंट व कंक्रीट माध्यम का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग कर मूर्ति शिल्पों की रचना की। इस माध्यम में उन्होंने मूर्ति शिल्पों में एक विशेष प्रकार के पौध टेक्सचर का सर्जन किया जो इनके मूर्ति शिल्पों को अन्य से एक अलग एवं विशिष्ट पहचान देते हैं। इनके विशिष्ट व कला से साहित्यकार व फिल्मकार भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। इस पर कई पुस्तकों की भी रचना हुई, जैसे शिवा कुमार द्वारा रचित राम किंकर वक्ष यक्षी, सौमेंद्र नाथ बंदोपाध्याय द्वारा रचित माई डेथ विथ राम किंकर व प्रोफेसर ए रामचंद्रन द्वारा रचित ए मैन एंड द आर्टिस्ट आदि। इन पर ऋत्विक घटक द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण भी किया गया था, लेकिन ऋत्विक घटक की मृत्यु हो जाने के कारण यह फिल्म अधूरी रह गई। इनके मूर्ति शिल्पों में अभिव्यंजनवाद व अति यथार्थवाद का प्रभाव देखने को मिलता है। इनके द्वारा जीवन पर्यंत कला के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण 1970 ईस्वी में भी सम्मानित किया गया था। 2 अगस्त 1980 को इनका देहांत कोलकाता में हुआ, जिससे कला जगत को अपूरणीय क्षति हुई। राम किंकर बेज के बारे में इसका वर्णन आया है। उन्होंने कहा कि बजरी और कंक्रीट का इस्तेमाल करके एक कला को नया आयाम या रूप दिया गया। इनके द्वारा मूर्तियों का सृजन किया गया, जिससे बाद में क्या है, जिस डिपार्टमेंट में शांति निकेतन समझे, जहां रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ा करते थे और उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना करके कला को एक नया आयाम दिया था, उसी जगह पर वो एचओडी रहे। एचओडी मतलब विभागाध्यक्ष, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और इनके ऊपर कई फिल्मों का निर्माण भी हुआ, साथ में कई साहित्य भी लिखे गए, जिसमें उन्होंने 2-3 पुस्तकों के नाम बताए। राम किंकर बेज। फिर कोलकाता में उनका क्या है, देहावसान हो गया। मील कॉल मूर्ति शिल्प की रचना सन 1956 में राम किंकर बेज द्वारा की गई, जो कि शांति निकेतन में स्थापित है। इसका ढांचा बनाने में लोहे का उपयोग किया गया तथा जिस पर आकार बनाने हेतु सीमेंट, रोड़ी व बजरी का उपयोग किया गया है। इस स्मारक की मूर्ति शिल्प में 2 स्त्रियों व बालक को तेज गति से जाते हुए दर्शाया गया है। ये चावल की मील में काम करने वाले मजदूर स्त्रियां हैं, जिनको मील के सायरन की आवाज सुनाई देती है, जिससे वे मील की तरफ तेजी से प्रस्थान कर रही हैं। इनके पास कपड़े सुखाने का समय भी नहीं है, इसलिए वे दौड़ते हुए कपड़े सुखा रही हैं। चित्र संख्या 1 इस संयोजन में आकृतियों की विलक मुद्राओं की गति में दिखाया गया है। तेज गति दिखाने के लिए स्त्रियों के वस्त्रों को उड़ते हुए पैरों से मिट्टी को उछालते हुए प्रदर्शित किया गया है। एक स्त्री को आगे की ओर देखते हुए, दूसरी की ओर पीछे की ओर देखते दिखाया गया है। बालक का मुख ऊपर की ओर देखते हुए दिखाया है। इससे श्रमिक वर्ग के महिलाओं की परंपरा व आधुनिकता तथा वर्तमान व भविष्य के बीच के संघर्ष की को कलाकार ने सुंदर अभिव्यक्ति प्रदान की है। इस मूर्ति शिल्प में भारतीय और पाश्चात्य तत्वों का समन्वय तथा भारतीय विषय वस्तु के रूप में संथाल जाति के परंपरागत जीवन का आधुनिकता के साथ समन्वय स्थापित करने का द्वंद्व व कुशलता के साथ प्रस्तुतिकरण किया गया है। इस मूर्ति शिल्प में कलागत दृष्टि से गति, भाव, लावण्य व प्रमाण आदि का समावेश श्रेष्ठ रूप से हुआ है। संथाल फैमिली मूर्ति शिल्प की रचना सन 1938 में शांति निकेतन में की गई, जिसमें एक संथाल परिवार के एक पुरुष व एक महिला को दिखाया है। महिला के बाएं हाथ में एक शिशु, जबकि पुरुष के बाएं कंधे पर बड़ा कमर है, जिसके आगे की तरफ वाली टोकरी में भी शिशु को बैठे दिखाया है, जिसके भार को संतुलित करने के लिए पिछली टोकरी में सामान रखा दिखाया है। साथ ही एक
स्वान कुत्ता को भी दिखाया गया है। महिला के सिर पर भी टोकरी व दरी पट्टी रखे दिखाए हैं। यह शिल्प आदम कद से 1.5 गुना ऊंचा है। प्रस्तुत मूर्ति शिल्प में भी जनजाति कृषक गरीब संथाल परिवार का जीवन प्रस्तुतिकरण किया गया है। यह परिवार जीविकोपार्जन हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए दिखाया है। कलागत दृष्टि से इनमें संतुलन व संबंधता के सिद्धांत की पालना की गई है। साथ ही अति यथार्थवाद व अभिव्यंजनवाद का प्रभाव भी है। चित्र संख्या 2 में शरीर की रचना को जीवंतता के साथ दिखाया है। स्त्री देह को कोमलता लिए दिखाया है। शरीर की मुद्रा से गति का आभास होता है। यह चेहरे के भावों को सार्थक किया है। क्या कह रहे हैं कि शांति निकेतन में ऐसी मूर्तियां बनाई गई जो संथाल जाति के लोग हैं उनको दर्शित किया गया है, जो गरीब परिवार हैं और आधुनिकता के साथ में जुड़ने की भागदौड़ के साथ दिखाया गया है। कहने का मतलब कोई सायरन बजता है और मील है, चावल की मील है, वहां पे सायरन बजता है तो एक परिवार ऐसा है जो जल्दी से कपड़े सुखाते हुए अपने काम की तरफ दौड़ता हुआ दिखाया गया है। दूसरे में ये बेज शांति निकेतन में बने उस मूर्ति शिल्प को इस तरह से दर्शित किया गया है कि बच्चे को है टोकरी में छोटे शिशु को दिखाया गया है। दूसरी टोकरी में महिला के हाथ में है वो तो इस तरह से दिखाई गई है कि सामान रखा हुआ है ताकि बैलेंस बना रहे। ये यथार्थता को सिद्ध करता है। ऐसी इन मूर्तियों के अंदर दर्शित किया गया है जो आधुनिकता के साथ साथ यानी मतलब ऐसी फोटोज या ऐसी मूर्तियां पहले नहीं थी। पहले किस तरह की थी ये समझाने का इसलिए प्रयास कर रहा है कि पहले थी ना वो तो इसी तरह की थी कि परंपरागत ट्रेडिशन को दर्शाया गया। स्त्रियों को सुंदर वस्त्रों के साथ में दिखाया गया और पुरुषों को लंबी दाढ़ी और कदकाठी के साथ में ट्यूरबेन बांधे हुए या पगड़ी बांधे हुए दिखाया गया। अब मूर्तियां कैसी आ रही हैं कि इस तरह की आ रही हैं कि औरतें हैं वो काम के लिए जा रही हैं। आधुनिकता की भागदौड़ में बच्चे उनके साथ हैं पर महिलाएं और पुरुष साथ काम करते हुए दिखाए गए। कहने मतलब कहाँ जा रहे हैं? चावल मिल में काम करते हुए दिखाए जा रहे हैं। ऐसी मूर्तियां और फोटोज परंपरागत में नहीं थी ना, अब नए में दर्शाई गई है। इसलिए क्या हुई? आधुनिक मूर्ति शिल्प कला। इसीलिए तो चैप्टर का नाम क्या है? आधुनिक भारत की मूर्ति कला। इसके बारे में। थैंक यू।